पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी पूरे गांव पर पड़ रही थी। पूरा गांव शांति से सो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज उस डरावनी शांति को तोड़ रही थी। अमन, जो शहर से अपनी मां को मिलने के लिए गांव आया था, वो घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। वाह, कितनी शांति है गांव में। शहर में ये कभी महसूस नहीं होती। जी करता है काम छोड़कर यहीं रहने आ जाओ। अमन आंख बंद कर कुर्सी पर बैठा था। तभी अचानक उसके पास एक गेंद आई और डर के मारे उसकी आंख खुल गई। वो गेंद हाथ में लेकर यहां वहां किसी को ढूंढने लगा। इतनी रात को कौन खेल रहा है इस गेंद से? अमन वापस घर के अंदर जाने लगा। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो 15-16 साल का एक लड़का घर के सामने खड़ा था। वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर था। उसकी नजर अमन के हाथ में जो गेंद थी उस पर थी। अमन उस लड़के की तरफ बढ़ा और अरे, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उस गेंद को घूरता रहा। तुम्हें इतनी रात को ऐसे बाहर अकेले नहीं खेलना चाहिए। कहां रहते हो तुम? उस लड़के ने अमन की तरफ मुस्कुराकर देखा और दोनों हाथ फैलाकर गेंद मांगने लगा। अमन ने भी मुस्कुराकर उसे वो गेंद दे दी। जैसे ही उस लड़के ने गेंद ली, वो वहां से भागा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अमन, खाना तैयार है बेटा, आ जाओ। मां की आवाज सुनकर अमन घर के अंदर चला गया। बेटा, कल जाना जरूरी है क्या? 1-2 दिन और रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं मां, मेरा जाना जरूरी है। बहुत सारा काम बाकी है। सुबह जल्दी उठकर चला जाऊंगा। तभी अमन को उसके बॉस का फोन आता है। हेलो सर। अमन, एक अर्जेंट काम आ गया है। तुम्हें कल ही ऑफिस आना होगा। मां, एक बुरी खबर है। मुझे आज रात को ही निकलना होगा। खाना खा के चला जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे तो तू कल सुबह निकल जाना, पर आज रात को नहीं। पर क्यों मां? बेटा, आज पूर्णिमा की आखिरी रात है और आज रात वो चुड़ैल माँ बेटे बाहर घूमते हैं। हर पूर्णिमा की आखिरी रात को एक इंसान गांव से गायब हो जाता है। इसलिए अंधेरा होते ही घर के बाहर कोई नहीं निकलता। आज मत जा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होता मां। बेटा, ये सच है। कुछ दिन पहले तुम्हारा दोस्त राम जी ऐसे ही गायब हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि अब वो कहाँ है। मेरी बात मान ले बेटा, आज नहीं कल सुबह चले जाना। हाँ? मुझे कुछ नहीं होगा मां, तुम चिंता मत करो। मां की बात को अनसुना करके अमन रात को ही शहर जाने के लिए निकल पड़ा। बस स्टॉप पास में ही होने के कारण उसने चल के जाने का फैसला किया। अमन सुनसान रास्ते पर अकेला ही डर डर के चल रहा था। अमन बस स्टॉप पर पहुंचते ही एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो घबराते हुए बस का इंतजार करने लगा। तभी अचानक अमन को पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। वो बहुत डर गया। कौन है? कौन है वहां? बाहर आओ।
झाड़ियों में से वो छोटा लड़का हाथ में एक बक्सा लेकर बाहर आया और बेंच पर बैठ गया। तुम तो वही हो ना? वहां क्या कर रहे थे? मेरी गेंद वहां चली गई थी, इसलिए मैं वहां गया था। आइए बैठिए यहाँ। अमन उसके बगल में जाकर बैठ गया। तुम अकेले हो या कोई है तुम्हारे साथ? मेरी माँ मेरे साथ थी, पर वो मेरे लिए और खिलौने लाने गई है। कहाँ? पता नहीं। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छोटा लड़का उसके बक्से को आगे करके बोलता है, आप मेरे खिलौने देखोगे? ये रहे, बहुत सारे हैं। बक्से में कई प्रकार के इंसानों के पुतले थे। लड़का एक एक करके अमन को दिखा रहा था। अमन ने एक पुतला उठाया और बोला, अरे ये पुतला तो बिल्कुल मेरे दोस्त राम जी की तरह दिखता है, जो कुछ दिन पहले गांव से गायब हो गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? पता नहीं, मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इसे गांव से लेकर आई थी। अमन डर के मारे सोच में पड़ गया। भूत! सामने एक चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसके रंग के कारण वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। माँ, मुझे एक और खिलौना मिल गया। चुड़ैल भयानक तरीके से हंसने लगी। उसे देख उसका लड़का भी भयानक आवाज में हंसने लगा। अमन ने लड़के की ओर देखा और वो और भी डर गया। उस लड़के का सुंदर चेहरा अब बहुत ही भयानक दिख रहा था। चुड़ैल ने अपना हाथ अमन के सर पर रखा और जोर से चिल्लाने लगी। अमन भी जोर से रोने लगा। जोरों से हवा चलने लगी और अचानक से अमन गायब होकर एक पुतले में बदल गया। चुड़ैल के लड़के ने उस अमन के पुतले को उठाया और बक्से में रख दिया। चुड़ैल ने अपने बच्चे को उठाया और हंसते हुए चांद की तरफ चली गई। मनीष सरकारी नौकरी करता है। सालों बाद मनीष को नौकरी से छुट्टी मिलती है, इसलिए वो घूमने के लिए आजमगढ़ पहुंच गया। मनीष इस जगह से अनजान था। कितने साल बाद आज मौका मिला है मुझे घूमने का। ये छुट्टी मैं वसूल करूंगा, बहुत मजे करूंगा। तभी मनीष ने सामने टंगा एक बोर्ड देखा। मनीष ने गांव के अंदर कदम रखा। ये गांव तो बहुत ही सुनसान है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ। बड़ी अजीब बात है ये। थोड़ी हवा चलती है। मनीष की आंखों में कुछ चला जाता है। उसे कोई चुड़ैल दिखती है और फिर वो गायब हो जाती है। मनीष डर जाता है। कौन है? कोई है यहाँ? तभी मनीष को कोई पीछे से धक्का देता है। देखो, मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ। मुझे कुछ हुआ ना तो तुम जो भी हो मुसीबत में आ जाओगे। मेरे सामने आओ। मनीष चुड़ैल को देख अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो दाहिनी ओर जाता है तो चुड़ैल वहां खड़ी हो जाती है और बाईं ओर जाता है तो चुड़ैल वहां आ जाती है। जहां जहां मनीष भागता, चुड़ैल वहीं आ जाती है। तू ही बोल रहा था ना, सामने आ तो मैं आ गई। अभी डर के भाग क्यों रहा है? मुझे जाने दो। तू तो पढ़ा लिखा दिखाई देता है,
तुझे बाहर लिखा हुआ बोर्ड दिखाई नहीं दिया क्या? पढ़े लिखे लोगों का आना मना है, तो तू क्यों आया? माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। तेरे ही जैसा था मुकेश। कौन मुकेश? मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैं अकेली पड़ गई। मेरे पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारे पैसे, सोना चांदी, सब कुछ। बस एक ही कमी थी, मैं अनपढ़ थी। रानी जी, मेरे पिताजी राजा जी का सारा हिसाब किताब संभालते थे। उस दुर्घटना में अपने माताजी पिताजी के साथ मेरे बाबा की भी मृत्यु हो गई। हाँ हाँ, हम जानते हैं मुकेश। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पिताजी के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगा? अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे सकते तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यही हमारे घर के छोटे मोटे काम कर लिया करो। मुकेश हमेशा रानी जी के साथ रहा करता था, घर के छोटे मोटे काम किया करता था। एक दिन रानी जी हिसाब किताब की किताबें लेकर चिंतित बैठी थी। तभी मुकेश उनके पास आया। रानी जी, आप बहुत चिंतित दिख रही है। कोई परेशानी है क्या? हाँ मुकेश, मेरे पास बेशुमार दौलत है, सब कुछ है, पर मैं अनपढ़ हूँ। मेरे पिताजी ने लाख कोशिश की मुझे पढ़ाने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। काश थोड़ा पढ़ लिख लेती। अब इन सब को संभाल नहीं पा रही। हिसाब किताब मेरे बस की बात नहीं है मुकेश। बस इतनी सी बात? रानी जी, मेरे पिताजी आपके पिताजी का हिसाब किताब संभालते थे, और अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपका ये काम अवश्य कर सकता हूँ। तुमने तो मेरी उलझन ही सुलझा दी मुकेश। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम आज से ही इन किताबों का भार संभाल लो। जब से मेरी जिंदगी में मुकेश आया था, मानो मेरी चिंता दूर हो गई हो, और मुकेश हमेशा मेरे आसपास रहता था। मुझे वो पसंद भी आने लगा था। रानी जी, ये कुछ कागज हैं। आपका अंगूठा चाहिए। मैं ये कागज पढ़ दूं? नहीं मुकेश, कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पर यकीन है। बोलो, कहाँ अंगूठा लगाना है? मैं मुकेश की हर बात मान लेती थी। जहां मुकेश अंगूठा लगाने को बोलता था, मैं लगा देती थी। मैंने तो मुकेश और मेरी शादी के सपने तक संजो रखे थे। पर उस दिन कुछ लोग आए। कौन हो तुम लोग? जरा रुकिए, ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो मेरी हवेली में? कौन हो? हम ये हवेली खरीदने आए हैं। हवेली के मालिक ने हमें बुलाया है। क्या? नहीं, हमने ये हवेली बेची नहीं है, और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। अरे, पर इन कागजात पर तो मुकेश का नाम है। मुकेश ने सब कुछ अपने नाम पर कर लिया, मुझे धोखा देकर, और मेरा सब कुछ छीन गया। मुकेश ने हवेली से धक्का मारकर मुझे निकाल दिया। मैं पुलिस के पास गई, कोर्ट भी गई। महलों में रहने वाली मैं सड़कों पर आ गई, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने खुद अपनी जान दे दी। उस दिन से मैं चुड़ैल बन गई, और मैंने एक एक कर सबको मार दिया। पर मुकेश मेरे हाथों से बच गया। पर मैं मुकेश नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मुझे पता है, तू मुकेश नहीं है।
पर उसी का खून है। तेरे बाप का नाम मुकेश है ना? पिताजी की गलती की सजा मुझे मत दो प्लीज। मनीष वहां से भागने लगता है। तभी जोर से आंधी आती है। मनीष कुछ देख नहीं पाता है। चुड़ैल मनीष को हवा में उठाकर पटक देती है। चुड़ैल ने मनीष की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसका सिर गांव के बाहर टंगे बोर्ड पर अटका दिया। इस गांव में पढ़े लिखों का आना मना है। बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सोते थे। उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी। 6 साल का शुभम अपने दादाजी के साथ घर के बरामदे पर सो रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो नींद से जाग उठा। उसे अपने से करीब 20 मीटर की दूरी पर एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी दिख रही थी। उस औरत के बाल सिर से पांव तक थे, जिस वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरा था। शुभम कुछ देर तक उस औरत को यूं ही अजीब तरीके से देखता रहा, पर फिर वो औरत शुभम को अपने पास आने का इशारा करने लगी। शुभम भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और तभी वो औरत शुभम के चेहरे को छूती है और फिर उसे लिए कहीं बहती हवाओं के बीच गायब हो जाती है। अगली सुबह दादाजी अपने पास शुभम को नहीं पाते हैं तो उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घर वालों से भी शुभम के बारे में पूछते हैं, लेकिन घर वाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करने लगते हैं। अरे ओ किशन बाबू, तुमने कहीं शुभम को देखा है? अरे कमाल करते हैं बाबूजी आप ही के साथ तो वो हर रात सोता है और आप हमसे ही सवाल कर रहे हैं। पता नहीं शुभम कहाँ चला गया, अब कहाँ ढूंढूं उसे। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी वो एकदम से भागते हुए बरामदे पर आते हैं, जहां उन्हें शुभम का चप्पल यूं ही पड़ा मिलता है। उसे देखते ही दादाजी चिल्लाने लगते हैं, हे राम, हमारे बच्चे को वो चुड़ैल ले गई। मैंने पहले ही मना किया था, छोटे बच्चों को बरामदे पर मत सोने के लिए भेजो, पर इस बूढ़े आदमी की बात कौन सुनता है। तभी वहां किसान भागते हुए आता है। अरे क्या हुआ बाबूजी, क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? शुभम गायब नहीं हुआ, बल्कि वो बांझ चुड़ैल हमारे शुभम को अपने साथ ले गई है। अरे क्या बाबूजी, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो। अरे तुम लोग बेवकूफ हो और रहोगे। तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि वो बांझ चुड़ैल वापस इस गांव में लौट आई है, अपना 27 साल पुराना बदला पूरा करने। घर के सभी लोग बहुत परेशान थे और भागते हुए बाहर की तरफ आते हैं। वो सब मिलकर शुभम को पूरे गांव में ढूंढते हैं, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। अरे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि शुभम गांव में नहीं खोया है, बल्कि उसे उस कलमुही ने अपने सुरंग में छिपा रखा होगा। तुम सबको वहां जाना चाहिए। अरे सुनिए आप लोग, मुझे लगता है बाबूजी ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारा शुभम सच में किसी चुड़ैल डायन के पास हो। अरे क्या सरिता, तुम भी बाबूजी की बातों में आ गई। हम लोग अपना वक्त बस जाया करेंगे। जी कोशिश करने में क्या जाता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने बच्चे के खातिर एक बार हमें दादाजी की बताई हुई जगह पर चलकर देखना चाहिए। फिर सभी लोग दादाजी की बताई हुई जगह के लिए निकलते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी
और आखिरकार वो लोग एक सुरंग के पास जाकर रुकते हैं। गांव के कुछ और जानकार भी उनके साथ थे। इस सुरंग को खोदना चालू करो। इसे तब तक खोदते रहो जब तक इसके नीचे से खून की बूंदें और चीखें ना सुनाई पड़ने लगे। बाबूजी, मुझे लगता है सच में आप बुढ़ापे में सठिया चुके हो। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा कि ऐसा सब करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चे को खोजें। किसान, चुपचाप इन्हें अपना काम करने दो। बीच में दखलंदाजी किए तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। दादाजी की डांट के बाद कुछ समय के लिए किशन शांत होकर तमाशा देखता है। तांत्रिक ठीक उसके बगल में खड़े होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गया था। किशन का गुस्सा और परिस्थितियों का बिगड़ना दोनों समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। किशन एकदम से चिढ़ गया और बोला, अब अगर आप लोगों को इस बकवास में शामिल होना है तो होइए। मैं अब अकेला ही अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ। इतना बोलता हुआ किशन वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसके पैर जमीन से चिपक गए, जिससे वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था। ठीक उसी वक्त खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एक बच्चे की चीख सुनाई पड़ने लगी और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखने लगे। गौर से सुनो इस आवाज को। तांत्रिक, तुम अपनी प्रक्रिया को तेज कर दो। जो शख्स खुदाई कर रहा था वो कान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा, लेकिन तभी उसे किसी हाथ ने एक झटके में जमीन के अंदर खींच लिया, जिससे एक झटके में वो पाताल के भीतर समा गया। ठहरो सभी, सब इस गड्ढे से दूर हटो। तांत्रिक कुछ गंगा जल की बूंदें उस खुदाई स्थान पर छिड़कता है, जिससे उस जगह का शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे उस गड्ढे के करीब जाते हैं। उनके हाथ में कुछ बीजें होती हैं। वो जैसे ही उन बीजों को उस जमीन पर छिड़कते हैं, तभी जमीन के नीचे से एक बच्चे की लाश ऊपर आ जाती है और चेहरे पर से मिट्टी हटाने के बाद उन्हें दिखता है कि ये तो उन्हीं का शुभम है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? सभी रोने लगते हैं, शुभम की मौत का मातम मनाने लगते हैं। तभी तांत्रिक उन सबको शांत करते हुए कहते हैं, देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मैं अपनी घोर साधना में लीन होने जा रहा हूं। आप सब कुछ समय के लिए शोर ना मचाएं। इसके बाद तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का उपयोग शुरू करते हैं। कुछ देर के भीतर एक औरत सामने प्रकट होती है। तो तू थी वो जिसने ये खेल रचा है। अब बता, शुभम कहाँ है? तूने उसका क्या किया है? मैंने तो उसे कब का मार दिया और उसकी आत्मा को परलोक भेज दिया। बहुत मजा आता था ना गाँव वालों, मेरे बांझ होने का मजाक बनाने में। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन तूने हमारे बच्चे को क्यों छीना? उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा उसने नहीं, बल्कि तूने था बूढ़े। याद है 27 साल पहले जब तूने पूरे गांव में मुझे अशुद्ध और एक चरित्रहीन औरत घोषित कर दिया था और मेरे बांझपन का मजाक बनाया था। आखिर मैं विवश होकर मुझे आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन मैं फिर गांव लौट आई एक भयानक चुड़ैल बनकर। लेकिन उस बार भी तूने मुझे अपने मकसद में सफल होने नहीं दिया। अंजाम तेरे सामने है।
अरे अगर बदला ही लेना था तो मुझसे ले लेती। मेरा पोता तो बेचारा बेकसूर था। बदला तो मैं तुझसे ही लेने आई थी। मेरे मरने के अगले दिन सबसे पहले मैं तेरे ही लड़के को उठाने आई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। लेकिन आज मेरा मकसद कामयाब हो गया। इतना कहते हुए वो चुड़ैल हवाओं में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट कर शुभम की लाश पर रोने लगा। इसी के साथ कहानी का यही अंत होता है।